हेलो एवरीवन, मैं हूं सुधीर शर्मा और आज है हमारी इंट्रोडक्शन की क्लास 11 की अकाउंटेंसी का इंट्रोडक्शन पार्ट 3। बट इसके अंदर हम दो चीजों की मेन बात कर रहे हैं, उसके बाद इस चैप्टर को ओवर कर देंगे। और भी काफी चीजें, लेकिन जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें थी चैप्टर में वो हम लोग अब कंप्लीट कर रहे हैं। बट यहाँ पे आप देखिए, मैं बात करने जा रहा हूं ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। देखिए, ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग क्या है। मैंने आपको इन्फ्लुएंस किया नहीं, आप अगर बिजनेस करते हैं तो आपको एक प्रॉपर अकाउंटिंग करनी चाहिए। आपने बोला सर क्यों करें, हम तो वैसे ही अपना रफली सब कुछ मेंटेन कर लेते हैं, लेकिन हम प्रॉपर अकाउंटिंग क्यों करें। आप पहले हमें बताइए इसका हमें फायदा क्या होगा। मैंने कहा देखिए, जब आप एक प्रॉपर अकाउंटिंग नहीं करेंगे, रफली करेंगे, तो किस पेज पे क्या ट्रांजेक्शन इवेंट्स आप लिख दें, बाद में जब आप इसको ढूंढेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। दूसरी बात, आपने अपने अकॉर्डिंग किया, आप उस बिजनेस में उस समय नहीं हो, दूसरा कोई इसको चेक करेगा। आपने अपने अकॉर्डिंग चेक किया, अपने अकॉर्डिंग बनाया, अब उसको दूसरे को क्या समझ में आया? कुछ भी नहीं। आपने अपने अकॉर्डिंग अकाउंट को मेंटेन किया, कोई रूल रेगुलेशन फॉलो नहीं किए, उससे लॉस ये हुआ जब कोई दूसरा अकाउंटेंट आएगा उस जगह पे, जब वो उस अकाउंटिंग को देखेगा तो उसको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। इसलिए जब आप एक प्रॉपर अकाउंटिंग करेंगे, सब आप भी और मैं भी और तीसरा कोई भी व्यक्ति हमारी अकाउंटिंग करेगा, और जब हम सब एक ही प्रकार से रूल एंड रेगुलेशन फॉलो करेंगे तो कोई भी हमारी अकाउंटिंग चेक करेगा तो उसको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव जो आपको मिलने वाला है वो क्या है? देखिए, यहां लिखा हुआ है मेंटेन फुल एंड सिस्टमैटिक रिकॉर्ड। बेटा, हम लोग अपने दिमाग में भी बहुत सारी चीजें स्टोर करके नहीं रख सकते। रफली जब डाटा मेंटेन करेंगे तो कुछ इधर हो जाएगा, कुछ इधर हो जाएगा, सिस्टमैटिक नहीं होगा। इफ वी फॉलो अकाउंटिंग तो क्या होगा? पूरा रिकॉर्ड एक सिस्टमैटिक तरीके से मैनेज होगा। यदि मैं आपकी अकाउंटिंग कर रहा हूं और आप मुझसे पूछोगे कि उस एक पर्टिकुलर पर्सन से कितने पैसे लेने हैं, मैं आपको यूं बताऊंगा। उसको कितना देना है, मैं यूं बताऊंगा। हमारे पास कैश की कितनी ट्रांजेक्शन हुई, मैं आपको इजीली बता दूंगा। राइट? उसके बाद कहता है बेटा प्रॉफिट एंड लॉस। अरे रफली डाटा अगर आप मेंटेन कर रहे हो ना, तो एट द एंड बेटा एग्जैक्ट प्रॉफिट या लॉस निकालना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो यदि आप एक प्रॉपर अकाउंटिंग करते हैं ना, तो सर जी आपको प्रॉफिट एंड लॉस जो भी अकाउंटिंग ईयर में हुआ एट द एंड यूं पता लगेगा, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। और आपके बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन, स्ट्रेंथ जो बनी, असेट्स और लायबिलिटीज, उसके बारे में भी आपको आपकी अकाउंटिंग ही बताएगी। यानी कि अकाउंटिंग करने के देखिए ना कितने अच्छे अच्छे फायदे हैं। उसके बाद कहता है मैनेजमेंट। बेटे, हमने पहले भी पढ़ा, हमारे यूजर में सेकंड पार्ट इंटरनल यूजर था मैनेजमेंट। मैनेजमेंट को बहुत सारे डिसीजंस लेने होते हैं, ठीक है ना, बहुत सारे डिसीजन लेने होते हैं। 2 मिनट एक साइड में मैं आता हूं। मैंने बोला मैं बीमार था, मेरा डॉक्टर के पास ट्रीटमेंट चल रहा था। तो जब हम अपना ट्रीटमेंट करवाते हैं डॉक्टर से, तो बेटा पूरा एक डिस्क्रिप्शन बनाता है हमारा डॉक्टर। हमारा जो डॉक्टर है वो पूरा एक डिस्क्रिप्शन बना देता है। काफी दवाइयां उसने दी, काफी तरीके से हमारा ट्रीटमेंट किया। अब हम दूसरे किसी डॉक्टर के पास गए। जब हम किसी दूसरे डॉक्टर के पास हम गए, तो बेटा हमने क्या किया, उस डॉक्टर के पास जाकर के बोला कि सर ये काफी दिन से ट्रीटमेंट चल रहा है लेकिन कुछ भी हुआ नहीं, मतलब कुछ भी आउटपुट अच्छा नहीं निकल के आया। तो बेटा वो डॉक्टर ने सबसे पहले क्या कहेगा, आपकी रिपोर्ट चेक करेगा, अभी तक आपका क्या क्या ट्रीटमेंट हुआ है, आपने कितनी दवाइयां ली हैं, किस तरीके से दवाइयां ली हैं, ठीक है ना। अब होगा क्या, अब जो हमारा मैनेजमेंट है वो बन गया हमारा डॉक्टर, और हमारी जो फाइनेंशियल रिपोर्ट है ना उनको चेक करेगा वो डॉक्टर, ताकि उसमें अच्छा या बुरा जो भी है उसके ऊपर काम करे। अगर कुछ बुरा है तो उसको एलिमिनेट कर दे, और कुछ अच्छा है तो उसको और अच्छा कर दे, ताकि आपके बिजनेस का जो रिजल्ट है वो हाइट पे चला जाए। फिर आता बेटा टू प्रोवाइड अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टू दी इंटरेस्टेड पार्टीज। याद है ना, एक्सटर्नल यूजर थे ना कुछ, और इंटरनल यूजर थे, वो हमारी पार्टीज थी जिनको हम कम्युनिकेट करते हैं हमारा रिजल्ट। तो बेटा जब आपने एक रफली डाटा मेंटेन किया तो क्या पता लगेगा, बैंक से लोन लेने जाओगे तो क्या एक रजिस्टर लेके जाओगे कि भैया ये एक अकाउंटिंग है चेक कर लो? नहीं, एक प्रॉपर अकाउंटिंग होनी चाहिए। तो जितनी भी इंटरेस्टिंग पार्टीज होती हैं उनको यदि आप लीगल चीजों के तौर पे अपनी अकाउंटिंग शो करना चाहते हो तो वो प्रॉपर होनी चाहिए। तो ये सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं यदि हम अकाउंटिंग करते हैं।
तो बेटा ये कुछ फायदे हैं जो हमें एट द एंड मिलेंगे ही मिलेंगे, राइट। अब इधर हम आते हैं, कुछ लिमिटेशंस भी हैं। देखिए किसी चीज की कुछ अच्छाइयां हैं तो कुछ बुराइयां भी हैं, मतलब बुराइयां नहीं बोलूंगा, लिमिटेशंस हैं कि उस लिमिट को आप क्रॉस नहीं कर सकते। कहता है कि जो अकाउंटिंग होती है वो केवल और केवल एविडेंस के बेसिस पे ही रिकॉर्ड की जाती है। एविडेंस का मतलब होता है, यदि आप अकाउंटेंट हैं, मैंने आपको बोला कि मैंने ये सामान खरीदा है, तो आप बोलेंगे सर इसका बिल, मैंने बोला बिल नहीं है, तो आप बोलेंगे सर मैं इसको अकाउंट में कैसे मेंटेन करूं, मैं केवल वही ट्रांजैक्शंस को यहां पे रिकॉर्ड करूं जिसका हमारे पास कोई ना कोई एविडेंस होना चाहिए। तो बेटा अकाउंटिंग कहती है, हमारी अकाउंटिंग के अंदर देखिए चीज खरीदी बेची उनके तो एविडेंस होते हैं, लेकिन कुछ ऐसी ट्रांजैक्शंस होती हैं जिनके कोई एविडेंस नहीं होते। जैसे कि मैंने माल बेचा, बहुत सारे लोगों को मैंने माल बेचा, लेकिन अब एट द एंड मुझे ऐसा लगता है कि कुछ यहाँ पे ऐसी पार्टीज हैं जो कि शायद पैसा डुबो सकती हैं, कुछ परसेंट ऐसे लोग हैं शायद इतना मेरा अमाउंट मुझे नहीं मिलेगा, ठीक है ना। अब आप बोलोगे सर फिर बेचा क्यों, भाई बिजनेस है ना, डील तो करनी ही पड़ेगी, लेकिन फिर भी हम ये सोच के चलते हैं कि यार 10% या 20% मेरा पैसा डूब सकता है, नहीं मिलेगा। भाई पहले से प्रिपेयर हो जाते हैं ना, मिल गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी मिलेगा तो ठीक है, हम प्रिपेयर थे, कुछ भी हो सकता है। तो कहता है कि अकाउंटिंग इज नॉट फुली एग्जैक्ट बिकॉज सम ट्रांजेक्शन वी रिकॉर्ड ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस। कुछ ट्रांजेक्शन को एविडेंस के बेसिस पे रिकॉर्ड करते हैं और कुछ को हम लोग लाइक दैट, जैसे मैंने बताया कि हमारा इतना पैसा डूब सकता है, ये वो, उसके बेसिस पे हमने उसको रिकॉर्ड कर दिया, राइट। अब फिर कहता है जब भी आप अकाउंटिंग करेंगे, जब भी आप अकाउंटिंग करेंगे तो कहता है अकाउंटिंग इग्नोर द क्वालिटिव एलिमेंट। बेटे जब भी आप भी कोई चीज खरीद के लाते हैं ना, आपके पास एक बिल होता है तो उस पर क्वांटिटी लिखी होती है, किसी भी चीज की क्वालिटी मेंटेन नहीं करते आप। क्वालिटी नहीं लिखी होती कि किस क्वालिटी की है, कंपनी का नाम हो सकता है, क्वांटिटी होगी, रेट होगा, लेकिन क्वालिटी नहीं होती। इसी प्रकार मैंने ये मार्कर खरीदा, कितने का खरीदा, कितने खरीदे, उसको मैं रिकॉर्ड करूंगा, इसकी क्या क्वालिटी है वो मैं कहीं पे भी मेंशन नहीं करता। सो अकाउंटिंग इग्नोर क्वालिटी एलिमेंट्स। फिर कहता है कि यदि बेटा आपने किसी चीज को खरीदा, जितने में खरीदा आप उतने में रिकॉर्ड कर लीजिए। अब उसमें बार बार प्राइस ऊपर नीचे होंगे, प्राइस चेंज होगा तो आप बार बार काट करके उसको प्राइस को चेंज नहीं करेंगे किसी भी कॉस्ट में। फिर कहता है अकाउंटिंग डज नॉट शो रिलायजेबल वैल्यू। बेटे एक बात समझिए, आपने जितने पे खरीदा उतने पे रिकॉर्ड कर दिया, ठीक है ना। अब आपकी जो वैल्यू है वो मार्केट में कम होती जा रही है, लेकिन आपकी जो बुक वैल्यू है जितने में आपने खरीदा वो कुछ और है और मार्केट के अंदर वैल्यू कुछ और है। मार्केट की वैल्यू तो काफी नीचे होगी अभी, और आपकी बुक में यहां पे आपने रिकॉर्ड किया है, तो क्या जो आपने अपने रजिस्टर में अपनी बुक में रिकॉर्ड की है वैल्यू किसी भी एसेट्स की, क्या वो मिल पाएगी? नहीं मिल पाएगी। तो आप बोलेंगे इसीलिए अकाउंटिंग जो है डज नॉट शो रिलायजेबल वैल्यू। रिलायजेबल वैल्यू को मतलब आप बोल सकते हो सेल वैल्यू। सेल वैल्यू, मैंने लैपटॉप खरीदा 50,000 रुपए का, मुझे लगता है आज की डेट में यार 30,000 की तो वैल्यू होगी 5 साल बाद, लेकिन जब मैं मार्केट में गया तो इसके 10,000 रुपए मिल रहे थे, 15,000 रुपए मिल रहे थे। यानी कि जो मेरी बुक वैल्यू थी, जितनी मैंने अपनी बुक में इसका अमाउंट लिखा हुआ है उतना अमाउंट मुझे मिल जाएगा सेकंड हैंड बेचने पे भी, ये कंफर्म नहीं है। इसीलिए जो आपकी असेट्स, आपकी संपत्ति है आपके पास, उनकी वैल्यू कम होती जाती है और मार्केट के अंदर उतना प्राइस आपको नहीं मिलेगा। अकाउंटिंग में लीड टू विंडो ड्रेसिंग। विंडो ड्रेसिंग, विंडो में बैठ करके ड्रेस करना नहीं। विंडो ड्रेसिंग का मतलब है अपने आंकड़ों के साथ खेलना, मैनिपुलेशन विद द डेटा। बेटा आप या मैं किसी अकाउंटेंट के पास या सीए के पास जाते हैं तो अगर हमें अपना इनकम टैक्स पे करना है तो इनकम टैक्स हमेशा इनकम पे होता है। यदि आप या मैं किसी सीए के पास जाते हैं कि सर हमारा ये टैक्स पे करना है, आप पे कर दीजिए, तो बेटे इनकम का टैक्स इनकम पे जाएगा तो सीए आपसे क्या पूछेगा, आपकी इनकम क्या है, मैं इनकम बता दूंगा। लेकिन बेटा मैनिपुलेशन का मतलब होता है जब सीए मुझे बोले सर आपको टैक्स कितना पे करना है वो बताओ, भाई मतलब कहता आपका प्रॉफिट जो है वो बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा टैक्स पे करना पड़ेगा, क्या इतना टैक्स पे करोगे? मैंने कहा नहीं। मैंने कहा आप क्या करें? कहता है नो इशू, मैनिपुलेशन कर देंगे, आपके आंकड़ों के साथ छेड़छाड़ कर देंगे जिससे आपका प्रॉफिट हुआ तो ज्यादा है लेकिन बुक में कम शो कर देंगे और उसके बाद आपका टैक्स भी कम हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड विंडो ड्रेसिंग,
राइट। तो बेटा ये थे हमारे ऑब्जेक्टिव्स और ये थे हमारी कुछ लिमिटेशंस, ये थे हमारे ऑब्जेक्टिव्स और ये थी हमारी लिमिटेशंस। और इसी तरीके से हमारा जो इंट्रोडक्शन का पार्ट 3 था वो हो गया खत्म। तो पार्ट फर्स्ट में, पार्ट सेकंड में और पार्ट थर्ड में हमने इंपॉर्टेंट जो चीजें थी इस चैप्टर से रिलेटेड वो हमने ओवर कर दी, यानी कि खत्म कर दी। चलिए बाय बाय।